नमस्कार, आपका स्वागत करता हूं इस कोर्स में मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ मटेरियल जो कि हम हिंदी में पढ़ेंगे। लास्ट पार्ट तक हमने देखा कि फ्रैक्चर किस तरह से होता है, फ्रैक्चर के क्या क्राइटेरियाज है। इस पार्ट में हम देखेंगे कि फ्रैक्चर के मेजरमेंट्स क्या है या फ्रैक्चर के मोड्स क्या है, यानी किस तरह से फ्रैक्चर प्रोपोगेट होता है मटेरियल में। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में हम फ्रैक्चर मोड्स और स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। जब मैं फ्रैक्चर की बात करता हूँ तो कुछ टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे अगर मेरे पास कुछ इस तरह से क्रैक है, अगर मैं कुछ क्रैक इस तरह से कंसिडर कर रहा हूँ, ये मेरा सैंपल है और कुछ इस तरह से ये क्रैक मेरे पास अवेलेबल है। ये मेरी क्रैक है यहाँ पे, इसको कहते हैं लीडिंग एज। और ये जो क्रैक जिस सरफेस में प्रोपोगेट होगी और जिस सरफेस पे लाई करती है उसको क्रैक सरफेस कहते हैं। ये टर्मिनोलॉजीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम कुछ मोड्स देखेंगे फ्रैक्चर के। तो पहला जो मोड है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मेरी जो लीडिंग एज है या क्रैक है, कुछ इस तरह से मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ इस क्रैक को। इसको कहते हैं ओपनिंग मोड या मोड 1। अगर आप देख पा रहे होंगे दूसरे जो मोड है यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, इसको कहते हैं मोड 2 या शीयरिंग मोड। यहाँ पे तीसरे कंडीशन में आप देख रहे होंगे कि क्रैक को मैं फोर्स कुछ इस तरह से अप्लाई कर रहा हूँ, इसको कहते हैं टीयरिंग मोड। इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि मोड 1 में जो क्रैक ओपनिंग मोड, इसको क्रैक ओपनिंग मोड कहेंगे, जो टेंसाइल स्ट्रेस है ये होता है नॉर्मल टू क्रैक सरफेस। अगर क्रैक सरफेस मैंने बात की थी तो ये मेरा क्रैक सरफेस है। यहाँ पे ये जो प्लेन है इसमें क्रैक प्रोपोगेट होगा, इस पे ये जो फोर्स लग रहा है ये नॉर्मल है यानी परपेंडिकुलर है। दूसरा जो मोड है इसको कहते हैं फॉरवर्ड शेयर मोड या शीयरिंग मोड इटसेल्फ। तो जो शेयर स्ट्रेस है ये नॉर्मल टू लीडिंग एज है। तो हम देख पा रहे होंगे कि लीडिंग एज कुछ इस तरह से है, तो यहाँ पे भी लीडिंग एज यहाँ पे, तो ये शेयर स्ट्रेस नॉर्मल है लीडिंग एज को। और तीसरा जो है यहाँ पे जो शेयर स्ट्रेस लग रहा है वो पैरेलल है मेरे लीडिंग एज को। आप देख पा रहे होंगे कि ये जो फोर्स लग रहा है ये पैरेलल है। तो ये 3 मोड है, इसमें हम टेस्टिंग करते हैं और इसमें हम फ्रैक्चर वैल्यूज है या फ्रैक्चर टफनेस को रिपोर्ट करते हैं। तो जब मैं फ्रैक्चर टफनेस को रिपोर्ट करता हूँ तो अगर फ्रैक्चर टफनेस में इस तरह से बात कर रहा हूँ मोड 1 तो या क्रिटिकल फ्रैक्चर टफनेस, ये इसको मैं कहता हूँ K1C। मोड 2 अगर मैं एक्सपेरिमेंट करके फ्रैक्चर टफनेस मेजर कर रहा हूँ तो इसको कहूँगा K2C। और मोड 3 में अगर कर रहा हूँ तो इसको मैं कहूँगा K3C। तो यहाँ पे कुछ मटेरियल्स मैंने दिए और उनके कुछ G1C, K1C और यंग्स मॉडुलस यहाँ पे मेंशन किए। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे K1C की वैल्यू मैंने घटते हुए ऑर्डर में मेंशन की है। तो अलॉय स्टील्स में K1C की वैल्यू ज़्यादा है और ग्लासेस में K1C की वैल्यू कम है। तो हमें पता है कि अगर मुझे कोई मटेरियल चूज़ करना है तो K1C की वैल्यू ज़्यादा रहेगी तो जो फ्रैक्चर स्ट्रेस रहेगा वो भी ज़्यादा रहेगा और मैं ऐसे मटेरियल्स को प्रेफर करूँगा जब मैं फ्रैक्चर रेजिस्टेंट मटेरियल्स को डेवलप करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे K1C यानी इसका मतलब है कि ये जो फ्रैक्चर टफनेस है ये मेजर किया है क्रैक ओपनिंग मोड में कुछ इस तरह से, इस मोड में हमने इसको इस्तेमाल किया है। तो मोस्टली जब हम मेजर करते हैं फ्रैक्चर टफनेस तो हम ये ओपनिंग मोड ही इस्तेमाल करते हैं या मोड 1 इस्तेमाल करते हैं। तो जब मैं फ्रैक्चर टफनेस की बात कर रहा हूँ तो 2 कंडीशंस आ सकते। एक कंडीशन है प्लेन स्ट्रेस और दूसरी कंडीशन है प्लेन स्ट्रेन। तो प्लेन स्ट्रेस कंडीशन में जो थिकनेस है यानी मेरे मटेरियल की थिकनेस है, बॉडी की थिकनेस है, ये कंपेरेबल रहती है मेरे प्लास्टिक जोन के साइज से। और इसके वजह से क्या होता है कि एक फ्री कॉन्ट्रैक्शन तैयार होगा मेरे लैटरल सरफेस। प्लेन स्ट्रेन कंडीशन में जो स्पेसिमन थिकनेस होती है वो थिक होती है यानी बड़ी होती है, ज़्यादा होती है। तो इससे क्या होगा कि लैटरल डायरेक्शन में जो कॉन्ट्रैक्शन है वो अवॉइड हो सकता है, यानी जेड डायरेक्शन में वहाँ पे कोई एक कॉन्ट्रैक्शन नहीं रहेगा। तो इसको समझते हैं इस 2 स्टेटमेंट्स को और इस 2 कंडीशंस को। तो
मार्क कर लेते हैं हमारा कुछ कोऑर्डिनेट एक्सिस इस तरह से, और हम पहले अभी प्लेन स्ट्रेस की बात करते। तो मेरे पास कुछ बॉडी इस तरह से और एक थ्रू सरफेस क्रैक है इस तरह से, और इसकी जो थिकनेस है वो कम है, छोटी है। तो अभी आप देखेंगे कि ये अगर मटेरियल प्लास्टिकली डिफॉर्म करेगा तो यहाँ पे कुछ प्लास्टिक जोन तैयार होगा। और प्लेन स्ट्रेस कंडीशन कब होती है? जब मटेरियल में ये जो प्लास्टिक जोन है वो कंपेरेबल रहेगा मेरे थिकनेस के। तो अगर मैं इसको थिकनेस मान के चल रहा हूँ, ये अगर मेरी थिकनेस है मेरे सैंपल की, तो ये जो प्लास्टिक जोन है वो कंपेरेबल रहेगा इस थिकनेस। तो इसका एक व्यू देखते हैं इस डायरेक्शन में, यानी इस प्लेन को मैं कंसिडर कर रहा हूँ। ये प्लेन जो है ये कुछ इस डायरेक्शन में मैं देख रहा हूँ। तो हमें ये प्लास्टिक जोन है और आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन तैयार हुआ है, ये लैटरल सर्फेसेस में कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, क्योंकि ये प्लास्टिक जोन कुछ स्ट्रेस जनरेट करेगा और उसके वजह से हमें ये कॉन्ट्रैक्शन मिलेगा। अगर ये प्लास्टिक जोन लैटरल सर्फेसेस पे कॉन्ट्रैक्शन तैयार कर रहा है, उस कंडीशन को हम कहते हैं प्लेन स्ट्रेस कंडीशन, क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रेसेस डेवलप होंगे वो पोसॉन्स नेचर की वजह से यहाँ पे एक डिफॉर्मेशन तैयार करेंगे, और ये जो थिकनेस है यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट होगी, क्योंकि ये जोन है जो प्लास्टिक जोन है वो कंपेरेबल है इस साइज से। इस कंडीशन में हम देखते हैं कि जो K की वैल्यू है, फ्रैक्चर टफनेस की वैल्यू है, मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, K² = GE। ये हमने देखा था K की वैल्यू इस तरह से, ये हम लिख सकते हैं जब हमारे पास प्लेन स्ट्रेस कंडीशन है। जब हमारे पास प्लेन स्ट्रेन कंडीशन है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इस सेंटेंस में हमने लिखा था कि थिकनेस काफ़ी बड़ी है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो थिकनेस है काफ़ी ज़्यादा है, किसके तुलना में? ये प्लास्टिक जोन की तुलना में। तो ये अगर इस डायरेक्शन से मैं अगर देख पा रहा हूँ तो प्लास्टिक जोन मेरा कुछ इस तरह से होगा, इनसाइड होगा ये मटेरियल के बॉडी के, और ये कुछ स्ट्रेसेस इनफ नहीं रहेंगे लैटरल कॉन्ट्रैक्शन तैयार करने में। तो ये जो कंडीशन है ये प्लेन स्ट्रेन कंडीशन है। तो मेरा प्लास्टिक जोन सफिशिएंट नहीं है कुछ लैटरल कॉन्ट्रैक्शन तैयार करने में। जब हम फ्रैक्चर टफनेस की बात करेंगे तो फ्रैक्चर टफनेस इस कंडीशन में, प्लेन स्ट्रेन कंडीशन में, हमें मिलता है G/1 - μ²। इसके डेरिवेशन में हम नहीं जा रहे, पर हमारे पास दो कंडीशंस होती है, प्लेन स्ट्रेस और प्लेन स्ट्रेन कंडीशन, और जो फ्रैक्चर टफनेस है कुछ इस वैल्यू से हमें मिलता है। अभी इसका महत्व जानते हैं कि प्लेन स्ट्रेस और प्लेन स्ट्रेन कंडीशंस का महत्व क्या है जब हम फ्रैक्चर टफनेस मेजर कर रहे हैं। तब यहाँ पे हम एक प्लॉट दिखाया है, जैसे यहाँ पे फ्रैक्चर टफनेस है वाई एक्सिस पे और यहाँ पे थिकनेस है सैंपल का। तो आप देख पा रहे होंगे कि मेरी थिकनेस इस डायरेक्शन में बढ़ रही है, तो मैं प्लेन स्ट्रेस से प्लेन स्ट्रेन कंडीशन में जा रहा हूँ। जब मेरे पास प्लेन स्ट्रेस कंडीशन है तो प्लास्टिक जोन क्या होगा? सफिशिएंट रहेगा इस थिकनेस को कवर करने में, और मुझे एक्स्ट्रा स्ट्रेस या एक्स्ट्रा एनर्जी लगेगी इस क्रैक को प्रोपोगेट करने में, क्योंकि यहाँ पे मटेरियल ऑलरेडी डिफॉर्म है, तो एक प्लास्टिक वर्क को मुझे ओवरकम करना पड़ेगा। इसलिए प्लेन स्ट्रेस कंडीशन में जो फ्रैक्चर टफनेस आता है वो ज़्यादा आता है, यानी बड़ा आता है। जब मैं प्लेन स्ट्रेन कंडीशन में जाता हूँ तो हमने देखा था कि प्लास्टिक जोन इतना सफिशिएंट नहीं होता है कि लैटरल कॉन्ट्रैक्शन तैयार करे, या थिकनेस यहाँ पे बड़ी रहती है और प्लास्टिक जोन इसके अंदर रहता है। तो हमारे पास ये जो प्लास्टिक वर्क को ओवरकम करने के लिए ज़्यादा स्ट्रेस की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं रहेगी, इसलिए यहाँ पे जो फ्रैक्चर टफनेस जो मिलेगा हमें वो कम वैल्यू मिलेगी। और हमें अगर थिकनेस कुछ इन दोनों के बीच में है तो हमें एक मिक्स्ड मोड मिलता है, जो प्लेन स्ट्रेस भी नहीं रहता है और प्लेन स्ट्रेन भी नहीं रहता है। तो हमें फ्रैक्चर टफनेस की जो वैल्यू है समवट दोनों के बीच में मिलेगी। अब जैसे आप देखेंगे कि अगर थिकनेस अगर मैं बढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पे फ्रैक्चर टफनेस की वैल्यू कुछ सैचुरेट हो रही है, और ये जो फ्रैक्चर टफनेस हम निकाल रहे हैं ये K1C यहाँ पे मैंने लिखा है, ये मोड 1 में निकाल रहे हैं, यानी क्रैक ओपनिंग मोड में हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यू सैचुरेट हुई ये कम वैल्यू है प्लेन स्ट्रेस की वैल्यू से। तो मोस्टली फ्रैक्चर टफनेस में आप रिपोर्ट करेंगे वैल्यूज़ वो प्लेन स्ट्रेन कंडीशन में रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इस कंडीशन में हमारी फ्रैक्चर टफनेस की वैल्यू कम है, और डिज़ाइन में अगर हम ये वैल्यू कंसिडर करेंगे तो हमारे पास फ्रैक्चर होने के चांसेस, या हमें कुछ बेटर आइडिया रहेगा कि मेरा मटेरियल कितना कम फ्रैक्चर टफनेस दिखा सकता है।
इसलिए प्लेन स्ट्रेन में ही हमेशा फ्रैक्चर टफनेस की वैल्यू रिपोर्ट करेंगे और ये कम वैल्यू है यहाँ पे। तो ये हो गया प्लेन स्ट्रेस और प्लेन स्ट्रेन का महत्व जब हम फ्रैक्चर टफनेस को इवेल्युएट करते हैं। जब मैं फ्रैक्चर टफनेस की बात कर रहा हूँ और क्रैक लेंथ की अगर मैं बात करूँगा तो मेरे पास कुछ स्ट्रेस है और इस स्ट्रेस को मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ। जब मेरे पास फ्रैक्चर टफनेस मैंने इवेल्युएट किया तो ये स्ट्रेस मैं निकाल सकता हूँ √K1C अपॉन √πa। तो अगर मेरे पास दो मटेरियल है जिनका K1C हाई है और एक का K1C हाई है और एक का K1C लो है और मेरे पास कुछ क्रैक लेंथ है मटेरियल में, मान लेते सेम क्रैक लेंथ है, कुछ इस तरह से सेम क्रैक लेंथ है, तो मुझे कुछ फ्रैक्चर स्ट्रेस इस तरह से मिलेगा। तो इस तरह से फ्रैक्चर स्ट्रेस मिलेगा, ये हाई वैल्यू के लिए है और ये लो वैल्यू के लिए। तो आप देख पा रहे होंगे कि अगर मेरा K1C हाई है तो जो फ्रैक्चर स्ट्रेस है वो हाई रहेगा और जब K1C लो है तो मेरे पास फ्रैक्चर स्ट्रेस की वैल्यू लो रहेगी, कुछ इस तरह से। तो हमेशा हम चाहेंगे कि जिस मटेरियल की वैल्यू K1C की वैल्यू ज़्यादा है उस मटेरियल को हम चूज़ करेंगे फ्रैक्चर रेजिस्टेंट मटेरियल के लिए। और ये जो K1C है हमें रिपोर्ट करनी है प्लेन स्ट्रेन कंडीशंस में। तो क्योंकि हम जब डिज़ाइन करेंगे, अगर मैं इस स्ट्रेस को लेके डिज़ाइन अगर कर रहा हूँ तो मैं कंजर्वेटिव डिज़ाइन तैयार करूँगा और मैं श्योर रहूँगा कि मेरा मटेरियल फेल ना हो किसी भी कंडीशन में। तो जब मैं क्रैक की बात कर रहा हूँ तो कुछ नॉच और क्रैक इफेक्ट के बारे में देख लेते हैं। तो क्रैक्स को नॉच भी कहते हैं। तो इस नॉचेस और क्रैक्स की वजह से मटेरियल्स में कुछ इफेक्ट्स आते हैं, जैसे कि हाई लोकल स्ट्रेसेस। जैसे हमने देखा था कि अगर मेरे पास कुछ क्रैक है इस तरह से तो यहाँ पे कुछ स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन हमने देखा था कुछ इस तरह से। तो इस रीजन में मेरा स्ट्रेस जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा वो ज़्यादा रहेगा, इसी को हम हाई लोकल स्ट्रेस कहेंगे। कि अगर मैं क्रैक से दूर हूँ तो वहाँ पे स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन कम है पर क्रैक के पास स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। इसके वजह से जो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन के वजह से कभी कभी मटेरियल में ट्राइएक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस स्टेट भी डेवलप होता है और इसके वजह से मटेरियल जल्दी फ्रैक्चर होता है। हमने देखा अगर मटेरियल प्लास्टिकली डिफॉर्म है तो यहाँ पे एक प्लास्टिक जोन भी तैयार होगा और प्लास्टिक जोन तैयार होगा तो यहाँ पे मटेरियल स्ट्रेन हार्डन हो सकता है और वो क्रैक में लीड कर सकता है या क्रैक तैयार हो सकती है। एक और चीज़ देख सकते हैं कि जब मैं यहाँ पे मेरे पास स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है तो ये क्या करता है, लोकल मैग्निफिकेशन ऑफ स्ट्रेन रेट। यानी मैं मटेरियल को कांस्टेंट स्ट्रेन रेट पे अगर डिफॉर्म कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो स्ट्रेन रेट एक्सपीरियंस करेगा ये क्रैक के दूर और यहाँ पे जो स्ट्रेन रेट एक्सपीरियंस करेंगे क्रैक के नज़दीक वो ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि क्रैक के पास जो स्ट्रेन रेट होगा वो मैग्नीफाई होगा या बढ़ जाएगा और इससे क्रैक कैटास्ट्रोफिकली प्रोपेगेट हो सकती है और मटेरियल फेल हो सकता है। जब हम फेलियर की बात करते हैं तब देखते हैं कि ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन से हम किस तरह से समझ सकते हैं मटेरियल्स की फेलियर को। यहाँ पे ट्रू स्ट्रेस प्लॉट किया, यहाँ पे ट्रू स्ट्रेन प्लॉट किया। तो अगर मैं फ्लो कर्व देखता हूँ मटेरियल का कुछ इस तरह से और मैं फ्रैक्चर स्ट्रेस की बात करूँगा तो फ्रैक्चर स्ट्रेस में कुछ इस तरह से फ्रैक्चर कर्व मुझे कुछ इस तरह से मिलेगा। तो मटेरियल कब फेल होगा, जब ये फ्लो कर्व मेरा इंटरसेक्ट करेगा फ्रैक्चर कर्व को। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये जो स्ट्रेस है इसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होगा जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है इसको कहते हैं फ्रैक्चर स्ट्रेस और ये जो पॉइंट है, ये जो स्ट्रेन है इसको कहेंगे फ्रैक्चर स्ट्रेन। तो यानी आप देख पा रहे होंगे कि ये स्ट्रेस के बाद या ये पॉइंट के बाद ये फ्रैक्चर कर्व इस तरह से क्रॉस ओवर करेगा। तो फ्रैक्चर स्ट्रेस की वैल्यू ये कम रहेगी मेरे इस स्ट्रेस के फ्लो स्ट्रेस से। तो ये वैल्यू अगर कम है तो मटेरियल यहाँ पे फ्रैक्चर होगा और ये वैल्यू अगर फ्लो स्ट्रेस से ज़्यादा है तो यहाँ पे मटेरियल प्लास्टिकली डिफॉर्म करेगा या मटेरियल फेल नहीं होगा या फ्रैक्चर नहीं होगा। तो अभी जब मैं क्रैक्स की या नॉचेस की बात कर रहा हूँ तब हमने बताया था कि यहाँ पे एक स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन होता है या हाई लोकल स्ट्रेसेस होते हैं। तो ये हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी देखते हैं क्योंकि जैसे हम यहाँ पे कुछ रैपर्स है, प्लास्टिक रैपर्स, और यहाँ पे कुछ नॉचेस हम देखते हैं। ये नॉचेस इसलिए दी जाती है
कि यहाँ पे अगर हम इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे या यहाँ पे अगर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो क्रैक यहाँ से प्रोपोगेट होगी आसानी से और ये रैपर को हम अच्छे से तोड़ पाएंगे। जैसे हम देख पा रहे होंगे कि कुछ रैपर्स में कुछ इस तरह से नॉचेस बने हुए होते हैं। अगर हम यहाँ पे अगर स्ट्रेस अप्लाई करते तो आसानी से हम इस रैपर को इस डायरेक्शन में तोड़ सकते हैं। अगर यहाँ पे अगर कोई नॉचेस नहीं है, मान लेते हम इस डायरेक्शन में फाड़ने की कोशिश करेंगे तो ये रैपर टूटेगा नहीं। और ये क्यों होता है? क्योंकि ये नॉचेस या क्रैक्स मटेरियल में एक हायर स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन तैयार करते हैं। तो ये यहाँ पे नॉचेस के द्वारा हम इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो जब हम स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं तो मान लेते हैं मेरे पास कुछ ऐसा मटेरियल है और एक इलिप्टिकल क्रैक है कुछ इस तरह से, और एक टेंसाइल स्ट्रेस मैंने अप्लाई किया सिग्मा ए, और ये इंटरनल क्रैक है। तब इंग्लिश ने एक क्राइटेरिया दिया है स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर का इलिप्टिकल क्रैक के अराउंड या इलिप्टिकल होल के अराउंड। उसमें आप देख पा रहे होंगे कि स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन यानी ये जो इलिप्टिकल होल है इसके अराउंड जो स्ट्रेस रहेगा कुछ इस तरह से रहेगा। यहाँ पे हम सिग्मा ए अप्लाई कर रहे हैं, पर यहाँ पे जो स्ट्रेस मटेरियल एक्सपीरियंस करेगा कुछ इस तरह से रहेगा, सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू सिग्मा ए 1 + 2a अपॉन बी। आप देख पा रहे होंगे कि ये जो टर्म है ये पॉजिटिव है, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये सिग्मा मैक्स हमेशा सिग्मा ए से बड़ा रहेगा, अप्लाइड स्ट्रेस से बड़ा रहेगा। इसी को हम कहते हैं स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन। अगर ये इलिप्टिकल होल है और अगर इसको हम सर्कुलर होल अगर हम कंसिडर करेंगे तो A इज इक्वल टू बी हो जाएगा, और हम देख पा रहे होंगे कि जो मैक्सिमम स्ट्रेस सर्कुलर होल में एक्सपीरियंस्ड होगा वो 3 टाइम्स सिग्मा ए, यानी अगर हम यहाँ पे सिग्मा ए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ इस क्रैक के अराउंड या इस होल के अराउंड हमें जो स्ट्रेस मिलेगा, जो मटेरियल स्ट्रेस एक्सपीरियंस करेगा वो 3 गुना ज़्यादा होगा अप्लाइड स्ट्रेस से। अगर हम देखेंगे कि अगर ये शार्प क्रैक है मटेरियल में तो हम ये कह सकते हैं कि B टेंड्स टू 0, ये B 0 की तरफ जाएगा। तो हम यहाँ पे अगर ये इक्वेशन कंसिडर करते हैं तो अगर B टेंड्स टू 0 हो जाएगा तो सिग्मा मैक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो हम देख पा रहे होंगे कि शार्प क्रैक अगर है मटेरियल में तो लोकल जो स्ट्रेस है एक्सपीरियंस करेगा मटेरियल वो बहुत ज़्यादा होगा। इसको हम फॉर्मुलेट भी कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। जैसे मेरी क्रैक टिप है और ये मेरा क्रैक सरफेस है कुछ इस तरह से, ये 2D में हमने दिखाया है, और कुछ एलिमेंट इस तरह से है और यहाँ पे ये जो एलिमेंट है कुछ एंगल बना रहा है थीटा। तो इस लोकेशन पे जो r डिस्टेंस अपार्ट है मेरे क्रैक टिप से, मैं एक स्ट्रेस एलिमेंट यहाँ पे फाइंड आउट कर सकता हूँ और उसका कुछ रिलेशन मुझे कुछ इस तरह से मिलेगा, यानी या इस एलिमेंट पे जो स्ट्रेस एक्सपीरियंस होगा मटेरियल को वो कुछ इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि सिग्मा XX, सिग्मा YY और सिग्मा XY ये तीनों जो है ये हमने इस कोऑर्डिनेट्स में लिखे हैं। तो सिग्मा XX हम या सिग्मा YY जो भी है जो स्ट्रेस है, तो इसमें सिग्मा ये हम लिख सकते हैं कि ये इस तरह से वेरी हो रहा है रेडियस के साथ, रेडियस यानी डिस्टेंस फ्रॉम क्रैक टिप। तो जैसे जैसे मेरी रेडियस बढ़ रही है या डिस्टेंस बढ़ रहा है क्रैक टिप से, वैसे वैसे स्ट्रेस घटेगा। और ये जो K1 है यहाँ पे, ये K1 नथिंग बट मेरा सिग्मा √πa है। तो हम इस तरह से इस K1 को निकाल सकते हैं। ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए। ये एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में आपको इसके डेरिवेशंस में मिल जाएंगे। ये इसीलिए था कि आप ये समझ पाए कि जैसे जैसे मैं क्रैक से दूर जा रहा हूँ वैसे वैसे स्ट्रेस जो एक्सपीरियंस होगा वो घटेगा, और जैसे जैसे क्रैक के नज़दीक आ रहा हूँ वैसे वैसे जो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन है वो यहाँ पे बढ़ेगा। तो जब हम क्रैक की बात कर रहे हैं तो एक पैरामीटर हमेशा इंट्रोड्यूस किया जाता है जो कि प्लास्टिक कंस्टेंट फैक्टर है Q, इसको हम कहते हैं Q। ये जब मटेरियल प्लास्टिकली डिफॉर्म हो रहा है एक फैक्टर हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जो कि दिया जाएगा, रेशो है वो एक नॉच फ्लो स्ट्रेस और अननॉच फ्लो स्ट्रेस का। यानी अगर मैं फ्लो स्ट्रेस की जब बात कर रहा था, जैसे अगर मेरे पास कुछ ऐसे मटेरियल है जिसमें कोई क्रैक नहीं है तो एक फ्लो स्ट्रेस मिलेगा मुझे, और इसको हम कहते हैं अननॉच्ड। और
अगर मेरे मटेरियल में कुछ क्रैक है इस तरह से और मैं उसको डिफॉर्म करने की कोशिश करूँगा, जो मुझे फ्लो स्ट्रेस मिलेगा वो रहेगा नॉच्ड फ्लो स्ट्रेस। तो अगर इनका रेशियो अगर मैं लूँगा नॉच फ्लो स्ट्रेस का और अननॉच फ्लो स्ट्रेस का, वो रहेगा मेरा प्लास्टिक कंस्टेंट फैक्टर। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो जब मैं स्ट्रेंथ और टेम्परेचर की बात करूँगा, तब अगर मैं जब अननॉच्ड मटेरियल है उसमें एक फ्लो स्ट्रेस रहेगा, वो कुछ इस तरह से, ये सिग्मा नॉट इस तरह से मैं बात करूँगा, ये इस तरह से वेरी होता है टेम्परेचर के साथ, यानी मेरा स्ट्रेंथ जो है मटेरियल का वो घटेगा टेम्परेचर के साथ। अगर मैं नॉच फ्लो स्ट्रेस की बात करूँगा तो ये जो फैक्टर है, ये हमेशा जो नॉच फ्लो स्ट्रेस होगा वो हायर होगा। ये इस तरह से हम समझ सकते हैं, जैसे अगर मैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर की बात कर रहा हूँ, तो अगर मटेरियल हाई स्ट्रेस है, या हम इसको एक इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं कि मटेरियल डिफॉर्म्ड है नॉच के आगे, तो ये स्ट्रेट ऑफ स्ट्रेस इस तरह से रहेगी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में, और अननॉच्ड है तो इलास्टिक बिहेवियर दिखाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि नॉच्ड में मुझे हमेशा हायर स्ट्रेस मिलेगा अननॉच्ड स्ट्रेस से। ये एक एनालॉजी हम कंसिडर कर सकते हैं। तो एक क्यू फैक्टर हम निकाल सकते हैं हमेशा एक्सपेरिमेंट से, और ये हायर होगा, ये जो नॉच्ड है स्ट्रेस हमेशा हायर होगा और ये टेम्परेचर के साथ कुछ इस तरह से वेरी होगा। इसको लिख लेते हैं, ये नॉच्ड है और ये अननॉच्ड है। अभी हम देखेंगे कि फ्रैक्चर स्ट्रेस किस तरह से वेरी हो रहा है। अगर मैं फ्रैक्चर स्ट्रेंथ की बात करूंगा तो फ्रैक्चर स्ट्रेंथ सिग्मा एफ अगर मैं निकालूंगा, वो टेम्परेचर के साथ कुछ इस तरह से वेरी होता है। आप देख पा रहे होंगे कि सिग्मा एफ जो है, जब मेरा मटेरियल अननॉच्ड है तो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, और जब मेरा मटेरियल नॉच्ड है तो कुछ इस तरह से इंटरसेक्ट हो रहा है। अभी हम देखेंगे इसका इम्प्लीकेशन क्या है। जैसे इस केस में जब मटेरियल अननॉच्ड है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर के अबव मेरा मटेरियल डिफॉर्म होगा प्लास्टिकली, पर इस टेम्परेचर के नीचे सिग्मा एफ लोअर है मेरे सिग्मा नॉट से। तो आप देख पा रहे होंगे कि इस टेम्परेचर के नीचे मेरा मटेरियल फ्रैक्चर होगा। सिमिलरली अगर मैं ये कर्व की बात करूंगा जहाँ पे नॉच्ड है मेरे मटेरियल में, तो सिग्मा एफ यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, और आप देख पा रहे होंगे कि ये टेम्परेचर के बाद मेरा मटेरियल प्लास्टिकली डिफॉर्म होगा, और इस टेम्परेचर के नीचे सिग्मा एफ लोअर है क्यू सिग्मा नॉट से, तो ये मटेरियल ब्रिटल फेल्यूर दिखाएगा या फ्रैक्चर होगा। तो हम देख पा रहे हैं कि अगर मेरा मटेरियल नॉच्ड है और या अननॉच्ड है, तो मटेरियल का डक्टाइल ब्रिटल ट्रांजिशन हम स्टडी कर सकते हैं। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि मटेरियल प्लास्टिकली डिफॉर्म होगा, यानी मटेरियल डक्टिलिटी दिखाएगा, और यहाँ पे ब्रिटल वे से फेल होगा। तो मैं डक्टाइल और ब्रिटल ट्रांजिशन की बात कर रहा हूँ जब मेरे मटेरियल में नॉच्ड और अननॉच्ड कंडीशंस है। तो जो डक्टाइल और ब्रिटल ट्रांजिशन टेम्परेचर है वो शिफ्ट हो रहा है। जैसे अगर इस केस में कोई नॉच नहीं है, ये शिफ्ट हो रहा है लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर तक। यानी आप देख पा रहे होंगे अगर मेरे मटेरियल में फ्लॉज है, क्रैक्स है, तो मटेरियल हाई टेम्परेचर पे भी ब्रिटल फेल्यूर दिखाएगा। जब मैं स्टेट ऑफ स्ट्रेस की बात कर रहा हूँ, यानी अगर मैं देखूंगा यहाँ पे इस केस में कुछ स्ट्रेस स्टेट प्लॉट किए गए हैं इन फ्रंट ऑफ क्रैक टिप, तो इस केस में आप देख पा रहे होंगे कि ये जो थिकनेस है सैंपल की छोटी है, तो इसके वजह से यहाँ पे जो स्ट्रेस है ये प्लेन स्ट्रेस कंडीशन होगा, यानी सिग्मा जेड यहाँ पे 0 है। और जो स्ट्रेस वेरिएशन है सिग्मा एक्स कुछ इस तरह से वेरी हो रहा है जैसे जैसे मैं क्रैक के दूर जा रहा हूँ, या सिग्मा वाई कुछ इस तरह से रिड्यूस हो रहा है। यहाँ पे हमें हायर वैल्यूज ऑफ सिग्मा वाई मिल रही है। जैसे मेरी थिकनेस बढ़ेगी तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि सिग्मा एक्स इस तरह से वेरी हो रहा है, और मेरे पास सिग्मा वाई और सिग्मा जेड दोनों भी प्रेजेंट है यहाँ पे। ये एक ट्रायक्सियल स्टेट्स है इन फ्रंट ऑफ क्रैक टिप। ये जब मेरा मटेरियल इलास्टिकली डिफॉर्म कर रहा है या इलास्टिक बिहेवियर दिखा रहा है। जब मटेरियल प्लास्टिकली डिफॉर्म होगा, यानी यहाँ पे प्लास्टिक जोन रहेगा इन फ्रंट ऑफ क्रैक टिप, तो मेरे पास कुछ इस तरह से स्ट्रेस स्टेट रहेगा। सिग्मा एक्स इस तरह से वेरी होगा, और सिग्मा वाई इस तरह से वेरी होगा, सिग्मा जेड इस तरह से वेरी होगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो अगर मटेरियल प्लास्टिकली डिफॉर्म है
तो मेरी जो क्रैक प्रोपोगेट होगी, यहाँ पे जो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा नहीं रहेगा, हाई नहीं रहेगा एज कम्पेयर टू जब मेरा मटेरियल इलास्टिक बिहेवियर दिखाता है। यानी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन है वो क्रैक टिप के आगे बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जब मटेरियल यहाँ पे प्लास्टिकली यील्ड करता है या प्लास्टिक जोन रहता है क्रैक टिप के आगे। ये जो कंडीशंस है अभी हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ये स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन मेरे स्ट्रेन रेट को भी अफेक्ट करते हैं। यानी अगर मैं इस तरह से कह सकता हूँ कि अगर मेरा स्ट्रेन रेट बढ़ता है तो ये अफेक्ट करेगा मेरे फ्लो स्ट्रेस को जस्ट मेरे प्लास्टिक कंस्टेंट के द्वारा। यानी आप देख पा रहे होंगे कि अगर मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रेसेस अवेलेबल है, ये एक्ट करेगा जैसे कि मैंने मटेरियल हाई स्ट्रेन रेट पे डिफॉर्म कर रहा हूँ। तो ये फ्लो स्ट्रेस पे जैसे हमने देखा कि स्ट्रेन रेट अगर बढ़ रहा है तो मेरा फ्लो स्ट्रेस बढ़ता है। ये सेम कंडीशन मुझे मिल सकती है जब मेरे पास नॉच प्रेजेंट है मेरे मटेरियल में। यानी अगर मैं कह सकता हूँ कि अगर मेरे पास नॉच प्रेजेंट है तो मेरे पास कुछ एक प्लास्टिक कंस्टेंट फैक्टर रहेगा। तो सिमिलर बिहेवियर अगर मैं ये लो स्ट्रेन रेट पे डिफॉर्म कर रहा हूँ और हाई स्ट्रेन रेट पे डिफॉर्म कर रहा हूँ तो मुझे कुछ इस तरह से ट्रांजिशन मिलेगा। और या मैं कह सकता हूँ अगर मटेरियल लो स्ट्रेन रेट पे डिफॉर्म हो रहा है तो ट्रांजिशन टेम्परेचर कम रहेगा और हाई स्ट्रेन रेट पे अगर मैं डिफॉर्म कर रहा हूँ तो ट्रांजिशन टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा। इसका ये मीनिंग है। तो आप ये कह सकते हैं कि नॉच जो इफेक्ट है या प्लास्टिक कंस्टेंट जो इफेक्ट है वो सेम वे से इफेक्ट करेगा जिस वे से स्ट्रेन रेट अफेक्ट करता है मेरे फ्लो स्ट्रेस को। तो अभी हमने इस पार्ट में दो चीज़ें देखी कि हम फ्रैक्चर टफनेस हमेशा मेजर करेंगे प्लेन स्ट्रेन कंडीशन में, और हमने स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन के बारे में पढ़ा, और हमने देखा कि ट्राइएक्सियल स्ट्रेस स्टेट किस तरह से अफेक्ट कर सकता है मेरे डक्टाइल और ब्रिटल ट्रांजिशन टेम्परेचर्स को भी। अभी के लिए यहाँ पे रुकता हूँ, अगले पार्ट में और जानेंगे फ्रैक्चर के बारे में। धन्यवाद।